नमस्कार। ऊपर वाले की कृपा सभी पर बनी रहे। आज हम जो भी हैं कहीं न कहीं एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। वो एकता हमारे परिवार की, हमारे समाज की, हमारे देश की। इसी एकता की बात को लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूँ। हमारे जोधपुर के ही तूरजी के झालरे के पास होटल रास है। तो मेरे पास चाय की चर्चा में आज है श्रीमती एकता। तो एकता जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत जोधपुर की अपनायत नगरी में। एक बार आपको बेसू स्वागत। पगे लागना सर, जय श्री कृष्णा। आ तो हमारी खुदरी जन्मभूमि है जोधपुर। मैं जोधपुरी बेटी हूँ, तो रियली थैंकफुल। बहुत ईश्वरी मैं कृपा मानूँ कि आप आज चाय मेरे चर्चा कर रहे हो और मैंने सौभाग्य मिली है कि आपको बैठने बात कर रही हूँ। हमेशा जोधपुर, तो मैं यूएस में भी रहे, मैं हमेशा कहूँ आई एम अ जोधपुराइट एट हार्ट ऑफ द हार्ट। आई एम अ जोधपुराइट एंड ऑलवेज विल बी। तो बहुत हमारा सौभाग्य है कि आज आप यहाँ पे बैठने बात करने का मौका मिल रहा है। तो एकता जी, सबसे पहले आपका परिचय चाहूँगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, माता पिता जी का नाम क्या था, कहाँ उनका जॉब था, ननियाल कहाँ था। तो पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है जो जोधपुर से जुड़ी हुई है, जो अपने मारवाड़ से जुड़ी हुई है, उसके बारे में मैं जानकारी चाहूँगा आपसे। मैं जन्म तो जोधपुर ही जैसा, मैं मारवाड़ी में ही मारो इंट्रोडक्शन दूँगा। जन्म जोधपुर है, उमेद हॉस्पिटल। और पिताजी हमारा मदन गोपाल व्यास माइनिंग इंजीनियर हा, राजस्थान माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट में काफ़ी बड़ी पोस्ट मारते हुए रिटायर हुआ। और मदर हाउसवाइफ हा कमला व्यास। और ननियाल मारो खांडाफल सा हनुमान जी की गली में है। तो आईदास जोशी सोम मारे ख्याल वो एजुकेशन रोज को एक शिक्षा रोज को मारे मौने वो हमेशा प्रवाह रहे हो। इवन आफ्टर गोइंग टू यूएस ऑल द वे अप टू पीएचडी भी करी मैं उठे जाने वो मने वो लागे कि नौनौने हूँ कि माय नाना काफ़ी प्रिंसिपल रहा है और बुक्स वगैरह लिखी उड़ी हूँ और हिंदी में अध्यापक हाँ। और मारी जी की नानी हाँ, वे उन टाइम 12th पास आ एट दैट टाइम, जिन टाइम मतलब नाना वो शादी हुई और नाना कहता कि नानी थारा मने पढ़ाई उड़ाए। तो वो एक जिको शिक्षा वालों एक रहो हमेशा। और आप बॉम्बे में तो है ही सा, आप तो वोमन हो जरे वो शिक्षा वालों ही है मेन सारो। और नेहरू पार्क में हाँ मैं बली बड़ी उठीज। और सेंट पैट्रिक्स में हमारी बेसिक एजुकेशन हुई। 2 साल मैं पिलानी में भी पढ़ी, फादर की पोस्टिंग बूंदी ही उन टाइम 2 साल ड्यूरिंग माई 4th and 5th स्टैंडर्ड। पचे कमला नेहरू कॉलेज में मैं बैचलर्स की हमारी साइकोलॉजी इंग्लिश लिटरेचर बिफोर आई वेंट टू दिल्ली। और पचे आफ्टर अंडर ग्रेजुएशन दिल्ली गई। मारो बचपन इच्छा ही कि मैं IAS ऑफिसर बनूँ, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। बट वो जैनी कि जी को आप रे भगवान जी की चावे बात आपने नहीं था लाइफ में कई लिखियोड़ो है। तो IAS गई बनने मैं दिल्ली और लिखियोड़ो हो के उठे मैं हमारे हस्बैंड मनीष राज त्यागी हूँ मिली। वे भी IAS की तैयारी करता है, कंप्यूटर इंजीनियर करी ही वे बेंगलुरु हूँ। और जोक संजोग आया हा के बारे जावनो है, इंडिया में नहीं रहनो है। तो इन तरह रो बढ़िया सर्कमस्टांसेस के मनीष हमारे हस्बैंड रो 3rd IAS रो अटेम्प्ट हो, मारो 2nd अटेम्प्ट हो नहीं होने बहुत अच्छो जॉब ऑफर मिल गया अमेरिका में। तो शादी हुई उन टाइम उन्हें, बाद में मैं लोग अमेरिका गए अपना 98 मार्च में। बिल्कुल। एकता जिसको प्रेम से बॉबी भी बोलते हैं, तो ये बॉबी नाम बॉबी नाम पढ़ियो सा मारो जन्म है 26 अक्टूबर 1973। ओके। और वो दैट वाज अ फ्राइडे। ओके। और अपरोटे फ्राइडे ने मूवीज रिलीज हुए। तो बॉबी वाज रिलीज, डिम्पल कापड़िया जी की मूवी ही, दैट वाज रिलीज्ड ऑन 26 अक्टूबर 1973, जिन दिन मैं पैदा हुई। तो नाम होचने जरूरत नहीं पड़ी कि नहीं भाई मैं हुई और सबके बॉबी हुई है। तो मैं अभी कह सकता हूँ, अभी कह सकूँ सा कि मैं डिम्पल कापाड़ी को बात कर रही हूँ, जोधपुर। और बिल्कुल आप हमारी बहन हो। बिल्कुल सा, तो सागर जैसी आंखों वाली। कॉलेज शिक्षा के बाद में आपने बताया कि मैं दिल्ली चली गई सिविल सर्विसेज की तैयारी में।
तो वो दिल्ली की यात्रा, और उसमें आपने एक नाम आया था बीच में, मनीष। ये मनीष कौन है, उनके बारे में भी मैं जानना चाहूँगा। और उस सिविल सर्विस परीक्षा में आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची, क्या मेन आप क्लियर कर पाए या कैसा रहा आपका सफ़र, और दिल्ली से जुड़ी हुई बातें। उसके बाद में जब मैं आपको पढ़ता हूँ, एकता को पढ़ता हूँ, तो मुझे ये पढ़ने को मिलता है कि एकता बहुत ही शर्मीली, जोधपुर की एकदम, है ना, वो मतलब क्या कहूँ अपने मारवाड़ी रे मुँह में कि थोड़ा छुई मुई बोले ही गोंदी की हमें। तो और फिर वहाँ से USA का जो सफ़र है, तो ये मैं जानना चाहूँगा। दिल्ली का सफ़र, IAS की तैयारी, मनीष का मिलन, और फिर वहाँ से सीधे इंडिया से बाहर। मैं एक्चुअली जिन टाइम काफ़ी छोटी ही, बहुत छोटी ही, फर्स्ट टाइम बूंदी में फादर की पोस्टिंग ही। माय फादर वाज पोस्टेड एट बूंदी, और बूंदी में वो एक इनविटेशन था वहाँ के कलेक्टर के घर पे डिनर का। पापा के बहुत अच्छे संबंध थे वहाँ सारे सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल से। तो आप मानेंगे नहीं, आई वॉज मेरे ख्याल से मैं 4th स्टैंडर्ड में रही होंगी, उस समय पिलानी में पढ़ती थी। और कलेक्टर के यहाँ गए तो मैंने पापा से पूछा ये कौन है, इनका इतना बड़ा घर है और ये है वो है, एंड ही एक्सप्लेन कि कलेक्टर कौन होते हैं। तब से मेरे को IAS ऑफिसर बनने का एक मोटिवेशन था कि अच्छा मैं बड़ी होकर IAS ऑफिसर बनूंगी। तो मैंने स्कूलिंग की सेंट पैट्रिक्स में, फिर मैंने कमला नेहरू कॉलेज में अपनी अंडर ग्रेजुएशन की। हमेशा मेरे को मोटिवेशन रहा कि मुझे IAS बनना है। तो मैंने काफ़ी रिसर्च की कि उसके लिए तैयारी क्या करनी पड़ती है, एंड आई न्यू कि मेरे को जोधपुर से निकलना पड़ेगा अच्छे से पढ़ने के लिए। तो राउज़ IAS स्टडी कोचिंग सर्कल जो है दिल्ली में, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया अपने बैचलर्स फिनिश करने के बाद। और वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई जो मेरे हस्बैंड हैं मनीष राज त्यागी। ये भी वहाँ पे IAS की तैयारी कर रहे थे। इन्होंने बेंगलोर से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी, और IAS इनका सेकंड अटेम्प्ट था। मैंने 1 साल ऑफ लिया कि मैं पूरा 1 साल तैयारी करूँगी अपने प्रीलिम्स देने से पहले, और ये प्रीलिम्स क्लियर कर चुके थे, मेंस में अपेयर हो रहे थे। तो इनका साथ जीवन में लिखा था, वहाँ पे इनसे मिलना हुआ। और बहुत समय तक, क्योंकि बहुत मैं शाई नेचर की थी, इंट्रोवर्ट हूँ बचपन से, इंट्रोवर्ट, स्कूल डेज़ में भी बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स, कम बोलना सारा। तो कभी 5 महीने तो बात भी नहीं हुई इनसे, क्लास एक ही क्लास में पढ़ते थे। और मनीष से अगर आप पूछेंगे तो ये इनका कहना है कि मैंने पहली बार देखा तब मुझे पता था कि जीवन तुम्हारे साथ निकालना है। तो आप ही बता सकते हो आपकी जो स्टोरी थी। बिल्कुल साहब, पहला दिन था क्लास में, मैं थोड़ा लेट था 15 मिनट, क्योंकि ट्रैफिक बहुत था दिल्ली में। मैं पहुंचा लेट, भागते दौड़ते हाँफते। दरवाज़ा खुला क्लास का, तो ये सबसे फ्रंट सीट पे प्रोफेसर के साथ बैठी हुई हैं। इनका चेहरा देखते ही ऊपर से प्रभु, मैं प्रभु में बहुत विश्वास करता हूँ साहब। हो सकता है कुछ कहें कि भैया एकदम पुरातन पंथी हो, बट क्या करें, ब्राह्मण आदमी हैं, ऐसे ही हैं। तो ऊपर से प्रभु का इंडिकेशन आ गया कि शादी तो तेरे को लड़के तेरी इसके साथ ही होनी है। बस ना नाम पूछा, 3 महीने तक बात भी नहीं की, ना नाम पूछा, बट ये पता था कि शादी होगी तो इनके साथ ही होगी और करनी भी इनके साथ ही है। 3 महीने के बाद इनसे मुलाकात हुई, मगर जो सबसे ज़्यादा इनकी आउटस्टैंडिंग चीज़ थी, जो लोग बाग नोटिस नहीं करते हैं कि यार ये शायद घमंडी हैं, चुप रहती है, मगर नहीं, ये बहुत बड़ी थिंकर, फिलॉसफर हैं। और इन्होंने वो सारी किताबें मुझसे ज़्यादा बेटर पढ़ी हुई और अंडरस्टैंडिंग थी जो मैं पढ़ता हूँ, चाहे वो हिंदी लिटरेचर थी, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर थी। तो दैट वाज वेरी इंप्रेसिव कि किसी में वो वेवलेंथ मैं पा रहा हूँ कि जो मैं सोचता हूँ उसके किस्म से कोई सोच सकता है। खैर साहब, ये तो जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन तक। क्लास में कोई नॉनसेंस नहीं, इनके सवाल इतने पिन पॉइंटेड और इतने शार्प होते थे कि प्रोफेसर को पसीने छूट जाते थे जवाब देने में। तो मुझे समझ में आ गया, मैंने कहा ये बहुत इंटेलेक्चुअल और बहुत डिफरेंट किस्म के लेवल पे करती हैं। इनके आंसर्स मैं पढ़ता था, दिमाग घूम जाता था कि यार कैसे सोच सकती है और कैसे ये डिफरेंट पॉइंट्स को लिंक करती है। बहुत अमेजिंग एबिलिटी है, और वो एबिलिटी इनको US में बहुत सक्सेसफुल करती है कि बड़े बड़े लोग जब ये बोलना शुरू करते हैं वो चुप हो जाते हैं और सुनते हैं इनकी बात बैठ के, चाहे TEDx हो, चाहे बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेज हो जहाँ ये एज अ की नोट स्पीकर जाती हैं। तो
और अभी ये एक बुक भी लिख रही है, सॉरी मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट ये बता रहा हूँ कि वो बुक जब मैं और मेरे बच्चे पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग के फ्यूज़ वापस से उड़ जाते हैं कि यार इस पॉइंट को हम इस तरीके से सोच ही नहीं रहे थे, ये जिस तरीके से उसको सिंप्लीफाई करके बोलती हैं, तो वो बहुत अमेजिंग चीज़ है इनकी। तो इट्स नॉट प्रमोशन, बट ये इनकी छुपी हुई एबिलिटी है जो मैंने रियलाइज़ की क्लास में। तो बस वहाँ से शुरू हुआ। सेकेंड अटैम्प्ट में प्रभु की इच्छा थी, मेन आईएएस में नहीं हुआ, ग्रुप ए सर्विसेज में आए। फिर हमने थर्ड अटैम्प्ट दिया। उस थर्ड अटैम्प्ट तक फिर दोनों परिवारों की बातचीत हो गई कि भाई ठीक है शादी कर देते हैं। और उसी दौरान जब रिजल्ट आने वाला था, आई गॉट अ वेरी नाइस ऑफर फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड SAP। अब तो वर्ल्ड वाइड SAP अमेरिका सबको पता है। तो उन्होंने कहा कि सर आप हमारा यहाँ पे दिल्ली वाला ऑफिस स्टैब्लिश करो, 3 महीने में आप करके हम आपको अमेरिका बुला लेंगे। तो ऑफ़र मतलब इतना अच्छा था कि मैं उसको मना ही नहीं कर सका। और मुझे ये पता था कि हम IAS की तैयारी कर रहे हैं, और ये तो IAS डेफिनेटली बन गई होती अगर इनका सेकेंड ईयर का हम सेकेंड अटैम्प्ट का वेट कर रहे होते। बट इतना ऑफ़र था, ये इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया मेरे लिए और चली मेरे साथ अमेरिका। पूरा करियर इनको शुरू करना पड़ा। और उसमें सबसे जो चैलेंजिंग चीज़ है जो मैं सोसाइटी के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब आपकी इंटेंशन अच्छी है और प्रभु की कृपा हो आप पे और प्रभु की शरण में हो आप, तो क्या होता है। इनकी बैचलर्स डिग्री केवल 3 साल की, विच इज़ नॉट वैलिड इन US टू गेट एडमिशन इन ग्रेजुएट प्रोग्राम्स यानी कि मास्टर्स। एकता जी, जैसा कि मनीष जी ने बताया कि दिल्ली में जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी तो ऑफ़र मिला आपको अमेरिका का, और ये तय हो गया था लगभग कि अमेरिका हमें जाना है और IAS की तैयारी हमें छोड़नी होगी। और मनीष को अपने से ज़्यादा आप पर विश्वास था, और फिर ये यात्रा शुरू हुई अमेरिका की। वहाँ पर जाके USA में जाके आपने क्या किया, जैसा कि मनीष अभी बता रहे थे कि वहाँ पर आपने कोई कोर्स किया। वर्तमान में अभी आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं, और USA में जो कर रहे हैं वो जानकारी में विस्तृत रूप से जानना चाहूँगा। जी, बहुत इंटरेस्टिंग यात्रा रही USA जाके, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज ये था मेरे साथ कि मेरे को हमेशा से पता था कि करियर तो मुझे बिल्ड करना ही है। एम्बिशंस जो थे मेरे, जो मोटिवेशन था, इनर मोटिवेशन जिसको अंदर से कहते हैं ना कि भाई कुछ बनना है, कुछ करना है। जब हम वहाँ गए और मनीष बहुत कंसल्टिंग प्रोजेक्ट में थे, तो बहुत US प्रभु की कृपा से काफ़ी US में घूमे, US बहुत देखा इनके प्रोजेक्ट्स पे, एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन अंदर वो था कि खुद का भी कुछ करना है। तो चैलेंज ये आया जब मैंने कहा अच्छा मास्टर्स का प्रोग्राम करना है और एडमिशन्स के लिए मैं यूनिवर्सिटीज़ जाने लगी। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इंडिया में जो बैचलर्स मैंने की थी वो 3 साल की थी। यूनाइटेड स्टेट्स में कोई भी अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम जो होता है वो 4 साल का होता है। तो इंडियन 3 साल की डिग्री इक्विवेलेंट नहीं मानी जाती 4 साल के प्रोग्राम के साथ में। तो मैं जहाँ भी जाती मास्टर्स के एडमिशन के लिए, वो बोलते आपको सेकंड बैचलर्स करनी पड़ेगी 4 साल वाली, क्योंकि आपकी डिग्री 3 साल की है। मुझे इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे इतना विश्वास था, और जो हमारी फाउंडेशन होती है यहाँ एजुकेशन की, उस पर मुझे इतना विश्वास था। मैंने वहाँ पे सबको चैलेंज किया। मैं चेयर्स से मिलती थी, डीन्स से मिलती थी। मैं बोलती थी, आई यूज़ टू टेल देम कि मेरी अंडर ग्रेजुएशन इंडिया से हुई है एंड इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ सो स्ट्रॉन्ग, मुझे आपके 4 साल की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आई कैन इक्वली कम्पीट, और मैं मास्टर्स प्रोग्राम में जाके आई कैन बी इक्वली सक्सेसफुल। मैं 4 साल दोबारा से डिग्री नहीं करूँगी। एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज, दूसरे कॉलेज से तीसरे कॉलेज। फिर सैन होजे स्टेट यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट एडमिशन्स ने कहा कि एकता तुम 4वीं-5वीं बार आई हो, हमारा आंसर तो बदलेगा नहीं, जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है, तुम इंटरनेशनल स्टडीज़ से मिलो, हो सकता है वो कुछ कर दें। उनसे मिली मैं, उन्होंने कहा कि ये तो देखो सिस्टम का रिक्वायरमेंट है, बट हाँ अगर किसी कॉलेज के डीन तुमको एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो ये डिसीजन लेते हैं कि भाई तुम क्वालिफाइड हो, तो ग्रेजुएट स्टडीज़ जो है वो बेसिकली कॉलेज के डिसीजन को एक्सेप्ट करता है। तो मेरा बैकग्राउंड यहाँ साइकोलॉजी में था, मैं साइकोलॉजी के डीन से मिली, और वो भी बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है कि आई केप्ट सिटिंग इन हिज ऑफिस
अपॉइंटमेंट नहीं था, मैं बैठी रही, घंटों बैठी रही, मनीष मेरे साथ बैठे रहे कि जब ये फ्री हो जाएंगे सारे अपने अपॉइंटमेंट से तो मैं मिल के जाऊँगी आज। मैं अपना पूरा पोर्टफोलियो लेके गई। कमला नेहरू कॉलेज में मैंने टॉप किया था, मेरे 10th की मार्कशीट, मेरी 12th की मार्कशीट, राजस्थान बोर्ड की। टेनिस में मैं स्टेट चैम्पियन रही यहाँ पे, म्यूज़िक में था, मेरे काफ़ी ऐसे कॉम्पिटिशन्स के सर्टिफिकेट्स, तो एक पूरा फोल्डर था। मैं वो लेके गई और डीन ने बोला कि भाई मेरी सेक्रेटरी कह रही है आप पूरे दिन से यहाँ बैठे हो, जा नहीं रहे हो, क्या बात है? तो मैंने कहा ये मेरी स्टोरी है, 3 साल की मेरी डिग्री है, मुझे मास्टर्स में एडमिशन चाहिए और यहाँ का सिस्टम उसको बराबर नहीं मानता है, आप मेरे क्रेडेंशियल्स देख लीजिए। उन्होंने देखा सारा, और मैं इंग्लिश में ही बात कर रही थी, सेंट पैट्रिक्स की पढ़ी हुई हूँ। सारा देखा और फिर उन्होंने मुझे देख के बोला कि एकता, मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत विश्वास रखता हूँ। आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, बट हमारे यहाँ 4 साल की रिक्वायरमेंट है। मैंने कहा मुझे इंटरनेशनल स्टडीज़ ने बोला है कि आपके पास वो पावर है कि आप अगर चाहें और आप अगर कॉलेज को बोलें आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे तो इट इज़ पॉसिबल। तो डीन ने मुझे कहा आई डिड नॉट नो आई एम दैट पावरफुल, मैं वाकई कर सकता हूँ। मैंने कहा मुझे ग्रेजुएट स्टडीज़ ने बोला है। तो ही गॉट अप फ्रॉम हिज चेयर और वो बाहर गए, बोले मेरे साथ आओ, और अपनी सेक्रेटरी को बोला एक लेटर लिखो, और लेटर पे सब्जेक्ट था स्पेशल एक्शन फॉर एकता व्यास। और उसमें उन्होंने ये लिखा कि इसकी 3 साल की डिग्री है, यूएस में 4 साल की डिग्री होती है मास्टर्स में जाने के लिए। अगर इसने 18 यूनिट्स के कोर्सेज किए, विच वुड बी लाइक 4 to 6 कोर्सेज, स्ट्रेट एज हमारे सिस्टम में इसको मिले, और यहाँ के प्रोफेसर से 3 हाई रिकमेंडेशंस ये लाके फिर एप्लीकेशन अगर सबमिट करेगी तो हम इसकी एप्लीकेशन को 4 साल की अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बराबर मानेंगे और इक्वली कंसिडर करेंगे। वो उन्होंने ग्रेजुएट स्टडीज़ को भेजा। उसने तब भी मुझे गारंटी नहीं दी कि एडमिशन हो जाएगा। उसने कहा ये सब करो, फिर कॉम्पिटिटिव प्रोसेस है एक्सेप्टेंस का, आर यू रेडी? तो मैंने कहा मेरे पास चॉइस क्या है, मुझे वन डोर इज़ ओपनिंग फॉर मी, मैंने कहा आई एक्सेप्ट द चैलेंज। उस 1 साल में मैंने वो यूनिट्स के कोर्सेज किए, वहाँ के प्रोफेसर्स थे, उनसे जाके बोला मुझे अपना टीचिंग असिस्टेंट बनाओ विदाउट एनी पे, मैं पढ़ाऊँगी। तो मैंने साइकोलॉजिकल टेस्ट्स एंड मेजरमेंट्स की क्लास, जो सबसे डिफ़िकल्ट क्लास हुआ करती थी, उसमें एज ए टीचिंग असिस्टेंट उनके लिए काम किया। एक प्रोफेसर थे डॉक्टर पेन, और फिर अपने सारे यूनिट्स किए, 3 प्रोफेसर से लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन लिए, फिर मैंने एप्लीकेशन सबमिट की। बहुत कॉम्पिटिटिव प्रोसेस था, बट मास्टर्स में एडमिशन हो गया। वो अभी भी मिसाल देते हैं कि आज तक 3 इयर्स डिग्री वाले ने विदाउट सेकंड बैचलर्स किए मास्टर्स में एडमिशन नहीं लिया है। एक लड़की है जिसका हुआ था, एंड दिस वाज द प्रोसेस। तो ओवरऑल इसमें वहाँ पे भी काफ़ी पॉडकास्ट इंटरव्यूज़ में लोगों ने ये सवाल पूछा है, एज एन इमिग्रेंट टू अ न्यू कंट्री, जो डिफरेंसेस होते हैं हमारे सिस्टम्स में, आपके क्या चैलेंजेस थे, स्ट्रगल्स थे, आपने कैसे ओवरकम किया? और मेरा उसमें जवाब यही होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस कि आपकी जो रूट्स हैं, आप जहाँ से आ रहे हो, राइट, यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस कि आप उस जगह को, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करते हो किसी नए कंट्री में, हाउ कॉन्फिडेंटली, राइट। मैं डीन के ऑफिस में बैठ के मैंने बोला उनको कि आपके जो अंडर ग्रेजुएशन वाले हैं, 4 इयर्स वाले, आप उनके साथ मुझे बिठा दो और आप फुल नॉलेज टेस्टिंग कर लो। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट आई एम एन इंडियन, आई एम वेरी प्राउड कि मेरी एजुकेशन इंडिया में हुई है, एंड आई चैलेंज यू कि आपके किसी भी 4 ईयर डिग्री वाले स्टूडेंट से नॉलेज मेरी ज़्यादा ही मिलेगी आपको, एंड द डीन एक्सेप्टेड दैट, राइट। तो वो चीज़ एक बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी कहीं जाते हैं, कंट्री से छोड़ के जाते हैं, नई जगह पे इस्टेब्लिश करना विल बी चैलेंजिंग, एक स्ट्रगल तो रहेगा, लेकिन आपको कितना भरोसा है कि आपका जो फाउंडेशनल था इस्टेब्लिशमेंट, राइट, वो कितना स्ट्रॉन्ग था, एंड दैट हैज़ ऑलवेज बिन माई स्ट्रेंथ। मेरा स्ट्रेंथ यूएस में यही रहा है हमेशा, दैट आई एम इंडियन, और मेरी फाउंडेशन और मेरी रूटिंग बहुत डीप है। सो दैट इज़ वेयर आई स्टार्टेड माई जर्नी। बाद में तो मास्टर्स के बाद PhD भी की मैंने, जॉब, उसके बाद में मैं ह्यूमन रिसोर्सेज में आ गई, डेस्टिनी थी,
इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में मैंने टर्मिनल मास्टर्स ऑफ साइंसेस किया, MS इन IO साइकोलॉजी। और टर्मिनल डिग्री वहाँ पे US में वो होती है जिसके बाद आपको PhD की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस डिग्री में आपको फुल रिसर्च कराते हैं। तो वो बोलते हैं अगर आपको PhD करनी है टर्मिनल डिग्री मत करो। बट उस समय मैंने टर्मिनल डिग्री की, मैं कहा PhD तो जब अगर लिखी होगी किस्मत में हो जाएगी। एंड विद गॉड्स ग्रेस उस डिग्री के बाद में रास्ते खुलते गए। ह्यूमन रिसोर्सेज में आई स्टेप्ड इनटू दैट न्यू वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एक के बाद एक। एंड देन आफ्टर 4 years ऑफ माई डिग्री मुझे ब्रेक मिला। आई जॉइंड स्टैनफोर्ड में बे एरिया में मैंने एज अ मैनेजर ज्वाइन किया स्टैनफोर्ड हॉस्पिटल्स, और 2.5 साल में प्रमोट होके मैं डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज बन गई। 2 हॉस्पिटल्स, बहुत बड़े पोर्टफोलियोज़ मेरे अंडर में थे। और फिर 2010 में मुझे आया कि अब PhD कर लेती हूँ। तो आई वॉज वर्किंग फुल टाइम एज अ डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज स्टैनफोर्ड में, और तब मैंने फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में PhD ज्वाइन किया। और 5.5 साल में मैंने अपना PhD फिनिश किया इन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। स्टैनफोर्ड में मैंने 14-15 साल काम किया। एंड देन आफ्टर दैट मैं गई यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस हेल्थ। तो कैलिफोर्निया की कैपिटल है सैक्रामेंटो, वहाँ पे है वो हेल्थ सिस्टम। वहाँ पे मैं गई एज ए डेप्यूटी चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर कोविड के टाइम। व्हेन कोविड हिट वो लोग दे वर लुकिंग फॉर अ CHRO, और एग्जीक्यूटिव रिक्रूटर ने कांटेक्ट किया, क्योंकि तब तक वहाँ पे इंडस्ट्री में मेरी रेपुटेशन बन चुकी थी कि आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। जो स्टैनफोर्ड में मैंने काम किया वो काफ़ी पब्लिश हो चुका था, मेरे इंटरव्यूज़ हुए थे, मैंने काफ़ी कॉन्फ्रेंसेज में प्रेजेंट किया था। तो उन लोगों को काफ़ी कोई ऐसा लीडर चाहिए था जो आके पूरा ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को ट्रांसफॉर्म करे। तो वहाँ अपॉर्चुनिटी मिली, 2-2.5 साल वहाँ काम किया। फिर अभी जो मेरी करंट पोजीशन है, मैं 3.5 साल से फिर लॉस एंजलिस में है, बहुत बड़ा हेल्थ सिस्टम है, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया का हेल्थ सिस्टम है, केक मेडिसिन ऑफ USC। इन लोगों ने एक नया हॉस्पिटल एक्वायर किया था, एंड दे वर लुकिंग फॉर अ लीडर जो उस मर्जर और एक्विजिशन को, जो वर्कफोर्स को, पूरे सारे जो स्टाफ है उसको स्टैंड अलोन से एक बड़े हॉस्पिटल सिस्टम में असिमिलेट कर सके, इंटीग्रेट कर सके। मैं उस समय MBA क्लासेस को एज एन एडजंक्ट प्रोफेसर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के बारे में पढ़ाती थी, क्योंकि आफ्टर PhD मुझे लगा मैं प्रैक्टिशनर हूँ, मैं फुल टाइम जॉब में हूँ, लेकिन मैंने PhD की है तो कम से कम 1-2 कोर्सेज तो पढ़ाऊँ। तो एक मैंने एडजंक्ट प्रोफेसरशिप का पोजीशन ले रखी थी सैन होजे स्टेट यूनिवर्सिटी के बिजनेस, ल्यूकस कॉलेज ऑफ बिजनेस में मैं पढ़ाती थी MBA और अंडर ग्रेजुएशन क्लासेस को। तो जो CEO है हमारा अभी, उसने मेरे बारे में सुन रखा था, तो देन दे हैव मी जॉइन इस चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर जो मेरी अभी पोजीशन है। तो 4 हॉस्पिटल्स हैं हमारे, और ओवर 100 क्लिनिक लोकेशंस हैं। लास वेगस में भी हमारी क्लिनिक लोकेशंस हैं। तो मेरी जो अकाउंटेबिलिटी है अभी पूरे हेल्थ सिस्टम की टॉप ह्यूमन रिसोर्सेज एग्जीक्यूटिव, और पूरा ये नया हॉस्पिटल जो हम लोगों ने एक्वायर किया था अभी रिसेंटली, उसका सारा जो वर्कफोर्स है 1800 का, उसको हमने ह्यूमन रिसोर्सेज का जो इंटीग्रेशन होता है सारा, कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय थे, अब आप इस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। वो मेरा अभी लेटेस्ट रैपअप हुआ है, और वो सारा करके मैंने कहा चलो अब अपने देश चलते हैं। बहुत काम कर लिया, लंबा समय हो गया, एंड हियर आई एम इन जोधपुर आप सबके साथ में। एकता जी और मनीष जी, आप दोनों USA में लंबे समय से रह रहे हैं, तो USA वाले कैसे पहचाने कि आप जोधपुरिया हो, आप इंडियन हो? आपने ऐसा कुछ वहाँ पर ऐसा कुछ किया दोनों ने मिलकर, और अब चूँकि आप वहाँ पर है, एक जगह बना ली है, पोजीशन बना ली है, तो भारत को किस दृष्टिकोण से देखती है? हमारे समाज के लिए आप क्या करना चाहती है? क्या स्कॉलरशिप वगैरह ऐसे कुछ आपके जहन में कुछ बातें हैं? तो साहब यहाँ मैं थोड़ा सा टेक ओवर करूँगा, एक फ्रेमवर्क बताऊंगा जो मेरे दिमाग में था, उसमें से हम कुछ इम्प्लीमेंट कर पाए, और कुछ आने वाले टाइम में होगा जहाँ पे ये उसकी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही है। और स्पेशली मेरे जो नाना ससुर थे आईदास जी जोशी, और मेरे फादर इन लॉ मदन गोपाल व्यास जी, और सबसे बड़ी जो मेरी मेंटर रही हैं वो मेरी सास थी कमला व्यास। देखने में वो बहुत साधारण सी लगती थी, छोटी सी प्यारी सी,
मगर असाधारण व्यक्तित्व की धनी थी। उन्होंने जो कुछ सिखाया मेरे को, मतलब कैसे पब्लिक डीलिंग होती है, कैसे आपकी सोच, कैसे प्रभु को ध्यान में रख के चलते हो, और उसके अलावा सबसे बड़ी जो टेक्निक उन्होंने मुझे सिखाई खाना बनाने की। साहब, आई हैव नो शेम टू एक्सेप्ट जोधपुरी खाना मैं अपनी बीवी से अच्छा बना सकता हूँ, क्योंकि मेरी सास की ट्रेनिंग मिली है साहब इसमें। और उन्होंने एक और ट्रिक सिखाई कि एक साथ वो 4 सब्जी चढ़ा लेती थी गैस पे और बना देती थी। आजकल मैं कर सकता हूँ इतना ट्रेन किया। तो साहब मैं आता हूँ तो क्या इंस्पिरेशन रही है, तो ये लोग मेरी लाइफ में इंस्पिरेशन रहे हैं। आयदास जी, मदन गोपाल व्यास जी और कमला व्यास जी। इन सबको देख करके मेरे दिल में ख्याल आया कि यहाँ पे बड़े बड़े स्कूल खुल रहे हैं साहब और बहुत ज़बरदस्त पैसे ले रहे हैं। तो मैंने कहा अपन एक ऐसा स्कूल डालें जहाँ पे गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाए। तो साहब कोशिश की, खुला भी प्रभु की कृपा से। तो मेरी जब तक मदर इन लॉ थी वो बहुत बड़ी उसकी करता धरता थी। मेरे फादर इन लॉ बाद में उन्होंने टेक ओवर किया, बट हेल्थ रीजंस वगैरह उनके इतने थे कि फिर वो संभाल नहीं पाए, तो फिर वो हमने आगे डोनेट कर दिया। तो चल रहा है वो अभी भी। उसका नाम भी हमने यही रखा था, यूनिटी इंटरनेशनल, कि एकता रहे। तो फिर वो हमने डोनेट कर दिया। एक पैसा नहीं बनाया, केवल ये था कि दिमाग में ये सोच आई थी अपने इन सारे जो मैंने 3 लोगों के नाम लिए इनको देख के। उसमें एकता का बहुत बड़ा हाथ रहा। इनकी सपोर्ट नहीं होती तो बहुत मुश्किल था। कई बार गुस्से में बोल देती तुमने पैसे डुबा दिए। मुझे पता है ये सिर्फ खुंदक में बोलती है मेरे से करने के लिए, बट अगर इसकी इंस्पिरेशन नहीं होती मैं वो सारी चीज़ें नहीं कर सकता। तो ये तो था नॉन कमर्शियल, या जिसको बोलो आप NGO जिसको यहाँ पे बोलते हैं, या एक सामाजिक कार्य करके किया। एक जो था वो कमर्शियल भी था। कमर्शियल में हमने ये किया कि हमारा पैशन रहा है फैशन के लिए, कम पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ है, बट ये एक पैशन रहा है और इनकी बहुत सपोर्ट रही है। तो हमने सोचा कि जोधपुर का जो ट्रेडिशनल वियर है उसको क्यों ना इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएं। तो हमने जोधपुर की कढ़ाइयाँ, जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट्स इस तरीके से बनवाए यहाँ कि जो वहाँ की वेस्टर्न जनता को समझ में आए कि हाँ भाई हम शो ऑफ कर सकते हैं। तो उस बुटीक चेन का नाम हमने रखा था जोधपुर कलेक्शंस। तो लोगों को बहुत झटका लगा कि यार जो हमारे इंडियन फिल्म से, यार तुम अमेरिका में इस नाम से चलाओगे। मैंने कहा हाँ भैया, वी आर गोइंग टू मार्केट इट, वी आर गोइंग टू पुट जोधपुर कलेक्शंस नेम, जोधपुर का नाम हम डालेंगे। और विश्वास मानिए बहुत फेमस वो हमने 11 साल चलाया। 11 साल के बाद मेरे को थोड़ा रैप अप करना पड़ा, मतलब आगे फिर हमने उसको सोल्ड ऑफ किया क्योंकि ये PhD में बिजी हो गई, बच्चे छोटे थे, उनका भी ध्यान रखना जरूरी था परिवार के प्रति। और मैं इतना बिजी था, विश्वास नहीं करेंगे आप, केवल दिन में 2 घंटे सोता था, क्योंकि मेरा खुद का कंप्यूटर्स का एक कंपनी था जो पैशन रहा है बचपन से, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। तो बच्चों ने एक दिन बोल दिया कि डैडी आप कब आते हो कब जाते हो, हमें तो पता ही नहीं लगता। तो मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि यार बच्चे रजाई में बड़ा हो गए और हम क्या कर रहे हैं, कितना पैसा आपको चाहिए। तो वो था जब टाइम 2012 के आसपास। मैंने उसको धीरे धीरे क्योंकि एक बार बिजनेस तो शुरू कर लेते बट उसको रैप अप करना बड़ा भारी काम है, तो 5 साल लग गए। 2017 तक सारे रैप अप किए। बस मेरा एक अब जो है वो बिजनेस कंसल्टिंग, जिसमें हम बिजनेस सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट करते हैं क्लाइंट्स। मैं तो उनको छोटा ही बोलता हूँ, बट पब्लिक बोलती है अरे तो क्लाइंट है मेरे साहब, फेसबुक हुआ, गूगल हुआ, eBay हुआ, सिस्को हुआ, ये सारे अपने छोटे मोटे क्लाइंट हैं, सब यारी दोस्ती है। भगवान की कृपा अनुपम रही है कि मेरे दोस्तों की बहुत अच्छी रही है और मेरे जो रिश्तेदार हैं वो हमेशा फुल सपोर्ट में रहे। बिना उनके पॉसिबल नहीं था कि मैं अकेला कर पाऊँ। तो मैं क्रेडिट अकेला नहीं लेता हूँ, ये सारा टीम वर्क था। और सबसे बड़ी इंस्पिरेशन ये है, तो आगे मैं इनको देता हूँ कि क्या क्या हमने किया है, कौन कौन सी स्कॉलरशिप इन्होंने चालू की और करने का विचार है, जिसमें सबसे बड़ी मदद हमारे जिया जी हैं, जुगल किशोर बोरा जी, वो करने वाले। एकता जी, मनीष जी ने जैसा कि बताया कि आप एक अच्छा काम करने वाली हैं, USA में जाकर USA में सोच रही है कि अपने समाज के लिए, जोधपुर के लिए, भारत के लिए कुछ मैं करूं। तो एक नाम आता है जुगल किशोर बोहरा। कौन है जुगल किशोर बोहरा और उनके साथ मिलकर आप क्या ऐसा करने वाली है जो मनीष जी बड़े उत्साह के साथ ये बात कह रहे हैं, उनका नाम बता रहे हैं। जुगल किशोर जी हमारा जिया जी ऐसा बहनोई जी है, हमारा बड़े दीदी है मंजू दीदी।
तो जुगल जी रो तो बहुत आशीर्वाद लाइफ लॉन्ग रहे हुए यहाँ पे। तो फादर मदर मारा अब नहीं रहा है 2019 रे दिसंबर में पिताजी रो स्वर्गवास हुई गयो। और जी का भी है मोरा करता धरता सब जोधपुर में माता पिता रे स्थान माते मोरा दीदी मोरा जिया जी। तो जिन टाइम पापा मम्मी हाँ व्हेन दे वर अलाइव उन टाइम एक स्कॉलरशिप आप जिया जी करी राइट कमला नेहरू कॉलेज नहीं कमला नेहरू नहीं आप महिला महाविद्यालय में। तो जी की लड़कियों फैमिलीज जी के बच्चा पढ़ना चाहे और फाइनेंशियल चैलेंजेस जी उन्हें है तो उन टाइम जिया जी और पापा और बेसिकली पोर्टफोलियोज स्कूल मैनेजमेंट कॉलेज मैनेजमेंट रहते। मैं यूएस में जी तो भेजता कि भाई ये लड़कियों हैं इन परिवार भी है एंड ये फाइनेंशियल चैलेंजेस है तो उन्हें मोनू मैं लोग पचे वी यूज टू सेलेक्ट कि भाई कितनी लड़कियों ने स्पॉन्सर करना है। और काफ़ी साल ईश्वर की कृपा हूँ वी वर एबल टू सपोर्ट काफ़ी साल तक उन चीज़ ने मैं लोग चालू रखी बिफोर कोविड। तो कोविड रे पहले आई थिंक 9 या 10 गर्ल्स राइट 9 से 10 लड़कियों का फुल अंडर ग्रेजुएशन एजुकेशन हमने स्पॉन्सर की। और फिर कोविड के टाइम पे फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ वो। तो अब हम वापस इंडिया आए हैं और जिया जी के साथ में मिलके एंड हम उसको वापस से अब रिवाइव करना चाहते हैं। वी वांट टू स्टार्ट दैट होल प्रोसेस अगेन जो काफ़ी साल पहले हमने मैनेज किया और ईश्वर की कृपा रही। स्पॉन्सर तो करने वाले वही हैं जो ऊपर बैठे हैं हम तो निमित्त मात्र हैं। पर मैं हमेशा से गर्ल्स एजुकेशन के लिए आई हैव ऑलवेज बिन अ चैम्पियन ऑफ गर्ल्स एजुकेशन कि अगर लड़की पढ़ी हुई है तो पूरा समाज आपका शिक्षित होगा। सब समाज को शिक्षित करने का सबसे फर्स्ट स्टेप है कि आप समाज की लड़कियों को शिक्षित करें। तो वो एक इंटरनल जो मेरे को हमेशा रहा कि जो लड़कियां पढ़ना चाहती हैं और फुल सपोर्ट नहीं है उनको कैसे सपोर्ट किया जाए। तो वेरी फॉर्चुनेट कि वो अपॉर्चुनिटी अपने समाज में थी महिला महाविद्यालय में। और अब इस ट्रिप में वापस जिया जी यहाँ पे तो सारा जिया जी देखते हैं। हम तो आते हैं कुछ दिनों के लिए फिर जिया जी ये करवाना है वो करवाना है और सब जिया जी का आशीर्वाद है। तो जिया जी के थ्रू ही सारा इनके माध्यम से ही सब होता है स्थापित। तो उसी चीज़ को अब स्कॉलरशिप को गर्ल्स एजुकेशन स्कॉलरशिप को वापस से रीस्टार्ट करने का है इस बार कि दोबारा से शुरू करते हैं। बीच में गैप आ गया था। एकता मेरा सवाल रहेगा आपसे आज के युवाओं के लिए हमारे देश में चाहे समाज में चाहे परिवार में ऐसे बहुत से युवा हैं जो यहाँ पर एजुकेशन करने के बाद में अपना कैरियर यूएसए में बनाना चाहते हैं वहाँ पर आगे स्टडी करना चाहते हैं वहाँ पर जॉब करना चाहते हैं। तो बाहर जाने के लिए किसी एजेंट के थ्रू कई बार ऐसा अखबारों में या टीवी समाचारों में हमें पढ़ने देखने और सुनने को मिलता है कि फला उस एजेंट के माध्यम से वहाँ पर गया और वहाँ पर जाके उसके साथ में धोखा हुआ फ्रॉड हुआ। तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप किस पर फेथ करें? हाँ नहीं देखिए मैंने जितने टाइम यूएस में रही हूँ और जितना क्लोजली मैंने वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को समझा है शुरू से लेके मतलब जब इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा मुझे लेना पड़ा पहले अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट थी फिर जब मैंने मास्टर्स ज्वाइन किया मैंने इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा लिया। तो इमिग्रेशन प्रोसेस की इतनी समझ है मेरे को इंटरनली। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने बहुत कंसल्टिंग की है। मेरे रिलेटिव्स जो हैं उन्होंने काफ़ी रेफरेंस दिया कि ये एकता ने वहाँ जाके पढ़ाई की आप इनसे पता करो कैसे एडमिशन होता है क्या है वो है। यूएस आने के लिए एंड स्पेशली आज के क्लाइमेट में जहाँ पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इमिग्रेशन पॉलिसीज़ बदल रही हैं ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहा है सब बच्चों के लिए। तो मेरा हमेशा से ये रहा है काफ़ी बच्चे हैं जोधपुर के भी हैं मेरे ससुराल की तरफ से भी हैं काफ़ी जिन्होंने कंसल्टेशन ली है कि मैं उनको किस फील्ड में जाना है और किन कॉलेजेस को वो देख रहे हैं। तो मैं एक्चुअली वहाँ डोमेस्टिकली रह के उनके लिए बहुत रिसर्च करती हूँ। अगर उनका इंटरेस्ट है इस फील्ड में जाना है ये प्रोसेसेस हैं ये वो हैं आई विल कॉल द कॉलेज मैं पता करती हूँ मैं उनको एडवाइस करती हूँ। तो आई हैव वर्कड इन दैट एडवाइजरी कैपेसिटी फॉर मैनी स्टूडेंट्स। एक्चुअली अभी एक मेरे ब्रदर ने रेकमेंड किया था कोई फैमिली जिनकी डॉटर वहाँ आई शादी करके और वो डिपेंडेंट वीज़ा पे थी अपने हस्बैंड के साथ और वो फार्मेसी में जाना चाहती थी। अब मैं हॉस्पिटल सिस्टम में हूँ तो हमारे जो चीफ फार्मेसी ऑफिसर थे मैंने उसको कनेक्ट कराया
कि ये फार्मेसी वाला करके आई है इंडिया से, और हमारे यूएस के सिस्टम में इसको फार्मेसी में जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो जो कनेक्शंस हैं उसको मैं लेवरेज करती हूँ, लोगों को आई पुट देम इन टच। एजुकेशन सिस्टम में क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है एज एन एडजंक्ट प्रोफेसर, मैं डीन्स को जानती हूँ, चेयर्स को जानती हूँ, या एडमिशन प्रोसेसेस को जानती हूँ। तो आई एम सर्टेनली ऑलवेज, हमेशा, एनीबडी हु अप्रोचेस मी, कोई भी आते हैं तो रिसर्च करना, उनको सही दिशा देना। इम्पॉर्टेंट ये होता है जब आप एजेंसीज़ के थ्रू जाते हैं ना, तो कई बार फॉल्स प्रोमिसेस हो जाते हैं, कमिटमेंट्स हो जाते हैं कि अच्छा हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, और वहाँ रियलिटी हो सकता है डिफरेंट हो। तो वो रिसर्च करना और एक ट्रस्टेड सोर्स के थ्रू जाना, स्पेशली आज के क्लाइमेट में जहाँ पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली वर्ल्ड वाइड इतने चैलेंजेस हैं, और स्पेशली अमेरिका का तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इतनी पॉलिसीज़ चेंज की हैं, स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो उसमें मेरी एडवाइस है, आई एम ऑलवेज ओपन। मेरा नंबर तो आप खुल के शेयर कर सकते हैं, जो भी मेरे को कनेक्ट व्हाट्सएप पे भी मेरे को स्टूडेंट्स के आते हैं जिनको काफ़ी, यहाँ जो लोग जानते हैं मैं वहाँ सेटल्ड हूँ, कि अच्छा एकता से बात करो, वो बता देगी तुमको कहाँ एडमिशन लेना है, क्या करना है, आप एडवाइस लो उनकी। और अगर वाकई में मेरे को ये एडवाइस देनी है कि देखो ये रास्ता तुम्हारे लिए गलत है, डोंट ट्राई। मम्मी पापा का आप पैसे भी ख़राब करोगे, चैलेंजेस भी होगा, ये मत ट्राई करो, मैं ये रेकमेंड करूँगी। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऑनेस्ट रहती हूँ उसमें। तो मेरा यही एक संदेश रहेगा कि अपनी रिसर्च करना ज़रूरी है, किसी पे भी वैसे नहीं, ये जो एजेंसीज़ के थ्रू होता है उससे भरोसा नहीं, अपनी रिसर्च करो, कनेक्ट विद मी। मैं अगर उसके बारे में नहीं जानती हूँ, आई विल फाइंड समबडी जो उस चीज़ के बारे में जानता है, या खाली मैं हूँ नहीं, हमारे समाज के कितने लोग सेटल्ड हैं वहाँ पे। पता करो कि क्रेडिबल सोर्स के थ्रू, राइट, आप कैसे जा सकते हो और कैसे आगे आप यहाँ वहाँ पे पढ़ के, एंड व्हाट डू यू हैव टू डू। क्योंकि जो लोग जा चुके हैं वहाँ पे हमारे जैसे, और जिन्होंने पूरा प्रोसेस समझा है, स्ट्रगल किया है, नए देश में अपने आप को सेटल किया है, डायरेक्टली उनके थ्रू जो एडवाइस मिलती है वो एक रियलिटी वाली एडवाइस होती है कि भाई रियलिस्टिकली, नॉट कि हमने यहाँ पढ़ा, हमने यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म एक सबमिट किया, कौन वहाँ उसको पढ़ रहा है, कौन आपको क्या इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, उसमें बहुत चैलेंजेस हो जाते हैं, काफ़ी फ्रॉड के केसेस भी हो जाते हैं। और मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मेरे मन में, मैंने जितना भी थोड़ा बहुत मैं कर पाई हूँ समाज के लिए किया है, बट बहुत ज़्यादा करने की इच्छा है आगे, बहुत ज़्यादा। तो आई रियली वांट टू बी देयर, जो अपने समाज है, अपने लोग हैं। और बहुत फॉर्चुनेट हूँ, मेरे को हस्बैंड ऐसे मिले हैं, इनकी रेपुटेशन है मनीष की हमारे त्यागी समाज में, मेरे ससुराल में, कि मनीष तो जोधपुर का हो गया, राइट, एंड ही इज़ वेरी प्राउड सन इन लॉ ऑफ जोधपुर। तो मुझसे ज़्यादा मनीष आगे रहते हैं। बताया इन्होंने, हमारा बुटीक खुला तो नाम भी जोधपुर कलेक्शंस रखा। इनको स्कूल लगानी थी, मैंने कहा तुम्हारे पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में लगाओ, मैं जोधपुर में लगाऊंगा। स्कूल भी यूनिटी इंटरनेशनल जोधपुर में लगाई। तो बहुत डिवोटेड हैं ये, क्योंकि जोधपुर का अपना कल्चर ऐसा है ना, प्यार इतना मिला, सम्मान इतना मिला। ऑल ऑफ माई इन-लॉज, मेरे सारे इन-लॉज भी कहते हैं कि हमारे सब बच्चों की शादी हुई, बट जो जोधपुर में हमें प्यार सम्मान मिला, जो हमारे कल्चर की वजह से मेरे को जो स्थान मिला मेरे ससुराल में, त्यागी समाज में, कि जोधपुर की लड़की है, और जोधपुर वालों ने जैसा हमें सर पे बिठा के रखा जब हम आए, तो वो बहुत, इट्स अ वेरी बिग थिंग, राइट। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, यूएस में सेटल हो जाओ, कुछ भी कर लो, कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन जो एक फाउंडेशनल रूटिंग और एक जो प्यार और हमारा जो कल्चर है ना, मजाक में मनीष कहते हैं कई बार जब हम कल्चर की बात करते हैं, कल्चर तो तुम्हारे यहाँ है, हमारे यहाँ तो एग्रीकल्चर है। दिल्ली यूपी में हमारा तो एग्रीकल्चर है, कल्चर तो जोधपुर में है। बिल्कुल, जोधपुर की जो अपनी संस्कृति है, जोधपुर की अपनायत है, और जोधपुर की अपनायत का जो पताका जोधपुरी बुटीक के नाम से जो मनीष जी ने वहाँ पर लहराया है, वो वास्तव में तारीफ़ काबिल है। तो मनीष जी, हमें आप पर गर्व है कि आप मोरा जोधपुर और नॉम जी को है यूएस में जी को कर रहे हो। एक बात और भी रहेला, ट्रंप गवर्नमेंट है, और कई बार जिन टाइम भारत रा शासक, प्रमुख शासक नरेंद्र मोदी आवे, या नरेंद्र मोदी री बात हुए, या देश रो कोई भी शासक, और उठा हाथ ने तिरंगा जिन टाइम लहरावे, तो जोधपुरी या एकता मुझे मन में कई फीलिंग आवे। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऐसा है एक्चुअली, उठे बे एरिया में जटे मैं हूँ, राइट, सैन फ्रांसिस्को, सैन होजे वालो एरिया, और एलए फॉर दैट मैटर कैलिफोर्निया, क्योंकि 2 जगह घर है, हमारा जॉब एलए में है। उठे एक सोसाइटी है,
राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, राना। बिल्कुल। हाँ, तो पूरा में जोधपुर, मतलब मैक्सिमम लोग जोधपुर का ऐसा। राणा की बात अगर है तो एक जोधपुर में भी एक है कोई प्रेम भंडारी करके, जिन्होंने जैन टेम्पल वाले ना, तो मोरे उठे घर रहे, मतलब कितना डिस्टेंस होगा, 10 मिनट्स नॉर्थ अमेरिका रो सबसे बड़ो जैन टेम्पल बनियो सा उठे। और जोधपुर चार्टर्ड फ्लाइट्स आई है। आप जी और ये बात कर रहे हो, 300 मुनि गए थे। 300 मुनीस, जैन मुनीस फ्रॉम जोधपुर। मतलब अमेरिका में भी अपन जोधपुर हो। जबरदस्त है सर, जबरदस्त। एकता, विश्व की बात आती है, विश्व के संगठन आती है, तो एकता का नाम कहीं ना कहीं विश्व के पटल पर जरूर आता है। तो विश्व वाली बात, विश्व में एकता हमारे जोधपुर की एक हो, उस एकता के बारे में मैं जानना चाहूँगा। अब उसके बारे में मैं क्या बताऊँ, ऑल आई विल से इज़ कि बहुत ईश्वर की कृपा रही है कि वहाँ एजुकेशन वगैरह सब करने के बाद अभी 2025 में मेरे को उन्होंने इंक्लूड किया माकीज़ हुज़ हू करके एक लिस्टिंग। ये किन्होंने किया? माकीज़ हुज़ हू वहाँ की बहुत प्रेस्टिजियस, यूएसए में। हाँ, तो उसमें वो लोग बहुत डिस्टिंग्विश्ड लीडर्स जिन्होंने कुछ काम किया है अच्छा, उनको इंक्लूड करते हैं। तो 2025 की लिस्टिंग में माकीज़ हुज़ हू इन अमेरिका में उन्होंने मुझे इंक्लूड किया। और उसके बाद में अराउंड 1.2 मिलियन लोगों में से वॉल स्ट्रीट जर्नल सेलेक्ट करता है प्रोफाइल्स और आपका काम देख के कि माकीज़ हुज़ हू लिस्टिंग में से कौन से लीडर्स हैं जिनको हम वॉल स्ट्रीट जर्नल रिकग्नाइज़ करेंगे। तो 2025 में 16 लीडर्स सेलेक्ट हुए थे। 16 में से ईश्वर की कृपा से आई वाज वन ऑफ देम। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपा था ये नवंबर में कि माकीज़ हुज़ हू के जो 1.2 मिलियन लिस्टीज़ हैं उसमें से कौन से 16 लीडर्स सेलेक्ट हुए हैं, और उसमें मैं इंक्लूडेड थी। तो आई फील वेरी ब्लेस्ड। और काफ़ी जगह पे मैंने स्पीकिंग, आई स्पीक एज अ की नोट स्पीकर लिखा है। बट अब 2026 में मेरी बुक आ रही है। आई एम राइटिंग अ बुक जिस पे मैंने टेडेक्स टॉक भी दिया था। तो उसका बुक का नाम है रेसिप्रोकेट टू ट्रांसफॉर्म। और उसमें बेसिकली लीडरशिप की, आज के ज़माने में किस तरह की लीडरशिप की ज़रूरत है, इमोशनल इंटेलिजेंस में मेरा एक्सपर्टीज़ है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस की कितनी सिग्निफिकेंस है लीडर्स के लिए ऑर्गेनाइजेशंस में, और आजकल दुनिया में जो हो रहा है उसमें आपको हाउ शुड यू लीड। तो वो मेरी बुक सितंबर 2026 में पब्लिश होगी। अभी तक मैंने चैप्टर्स को ऑथर किए हैं दूसरों के साथ, बट ये मेरी सोलो पब्लिकेशन है जो अगले साल इट विल बी आउट। इस साल 2026, हाँ 2025 में लिखना शुरू किया था मैंने, इस साल सितंबर में बुक पूरी आएगी। तो जोधपुर की बेटी की बुक है डेफिनेटली। तो एकता की बात है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, एकता यूनिटी को कहते हैं, और आज यहाँ पर यूनिटी देखने को मिल रही है मुझे। एकता के परिवार के जितने भी लोग थे, चाहे वो जिया जी हो, चाहे उनके भाई हो, सभी होटल रास में सुबह हाजिर है, जिसमें एक नाम, जैसे एकता नाम लिया जुगल किशोर जी बोरा, साथ ही साथ में एक आपके भाई राजेंद्र जी। तो एजुकेशन का ध्वज ऐसा हमारे घर में। तो मैं चाहूँगा कि अपने परिवार से भी मिलाएं। हाँ। बस ये जो सबसे हमारे इम्पोर्टेंट घर के सबसे बड़े इन आवर जनरेशन, हमारी जनरेशन में घर के सबसे बड़े हैं, हम तो हमारे लिए राजू भाई साहब हैं, वैसे राजेंद्र प्रसाद व्यास जी हैं। एंड मैंने एजुकेशन की इतनी बात की है, हमारे घर में तो जो पढ़ने वाले क्या, पढ़ाने वाले क्या, राइट। राजू भाई साहब जैसा तो कोई भी नहीं है। इन्होंने कितनों को इंजीनियर्स बनाया है, कितनों को बोर्ड में इतने अच्छे परसेंटेजेस दिलाए हैं, और अभी तक ही इज़ इनटू लर्निंग एंड टीचिंग सारा। तो मैं रेकमेंड करूँगी राजू भाई साहब से, आप 2 शब्द इनसे सुने, ये इतना कुछ करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। 1982 में पढ़ा रही हूँ, और टिल जिन टाइम की हमारी उम्र 70 साल रही हूँ माते है, और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, AMI सिविल, और टीचिंग में अबार भी हूँ। प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में प्रिंसिपल रहे हूँ, और अबार भी महाराज जी को जुनून है पढ़ाना, वो इन सीमा तक है कि मैं शायद कुछ दिन बिना खाए रह सकूं, पर कुछ घंटा बिना पढ़ाए कौन रह सकूं। अबार मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज का बच्चा है, पूरा राजस्थान रहा,
और वास्ते रिकॉर्डेड वीडियोज़ की मदद दूँ, ऑनलाइन क्लास लूँ और लाल कुछ महीनों शुरू करिए और 7-8 महीना हुआ है। और आई कैन टीच अबाउट 28 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स एंड सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स। आने वाले 10 से 15 साल के अंदर मेरा प्लान है, इस पढ़ना चाहा तो पूरा होगा। और यूँ बच्चे जो पढ़ते हैं 6ठी से लेके 12वीं, कभी भी मुझे संपर्क करते हैं, उनकी समस्या मैं सॉल्व करता हूँ और बच्चे मुझे संपर्क करते हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई भी डिफ़िकल्टीज अगर हो बच्चों की, सामान्यतः मेरे पास डिफ़िकल्टीज आती रहती हैं कई और से, जिनके पास मेरे नंबर होते हैं, और मैं यथासंभव उनकी जितनी भी इच्छा होती है उसके हिसाब से मदद में करने की इच्छा रखता हूँ और करता भी हूँ। ईश्वर ने चाहा तो ये काम और अच्छा होगा। और वो भी जो है हमारी छोटी बहन है, और जब बहन आती है तो भाई के मन में जो लाड़ और प्यार उमड़ता है, उसी के कारण आज मैं यहाँ पर हूँ और आपसे मैं रूबरू हो रहा हूँ। तो ये थी एकता, जो यूनिटी की प्रतीक है, चाहे हमारे पुष्करणा समाज की हो, चाहे जोधपुर समाज की। ये भारत को भी एक सूत्र में बांधना चाहती है, चैरिटी करती है। और चूँकि ये दौरा जो है कुछ दिनों का है, तो अपनी जन्मभूमि में आई है, तो मैं एक बार फिर से जोधपुरी अपनायत की तरफ हूँ। आपने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आप समय निकाल समाज रे वास्ते, देश रे वास्ते इतनी सारी बातों करी और इतनी अच्छी अच्छी बातों करी, तो अपना अभिनंदन। भेड़ आप भेड़ पदार्थ जैसा पदारोला सा हमारी जन्मभूमि है, एंड आप वो ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ कि आप मैंने लायक समझी और कि आप बैठने बात करी। एंड आई एम वेरी 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 प्राउड टू बी अ जोधपुराइट, टू बी एन इंडियन। और भगवान वो हमेशा प्रार्थना है कि सक्षम बनाने राके जितो भी छोटो एट माय लेवल हमारे ऊपर लेवल में कंट्रीब्यूट कर सको आप समाज वास्ते। रियली रियली फीलिंग ब्लेस्ड सब वो बात करने और मिलने आज दिस मॉर्निंग। तो बिल्कुल सा सूर्य नगरी रो सितारों जी को है, न केवल जोधपुर में चमके, दिल्ली में चमके और यूएसए में मौन भी चमकते रहे। और एक दिन ऐड आवे कि विश्व भर में मौन ने आ एकता जी की है, अपन जोधपुर नाम रोशन करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।